आज का ये दिन वीएनएम फाउंडेशन के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर यहाँ बैठे वो सभी बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने ये पहल प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये सीख को सिर्फ यहाँ तक ही रखना है कि आगे लेके जाना है? शाबाश। तो आगे लेके जाएंगे और हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारी सोसाइटी, जिसको भी भाई बहन, माता पिता, जिसको भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, तो हम उनके साथ खड़े रहकर उनको मदद करेंगे। करेंगे कि नहीं? मानसिक स्वास्थ्य केवल मन की शांति नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता का आधार है। इसे संजोना उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। अब मैं वीएनएम फाउंडेशन से मिस गायत्री व्यास मैम को आमंत्रित करना चाहती हूँ। वीएनएम फाउंडेशन के बारे में हम सबको बताएं। वीएनएम टीवी 26 सालों से हैं, आप सब जानते हैं। और वीएनएम टीवी के ज़रिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, वीएनएम टीवी ने बहुत सारे ऐसे कार्यों पर अपनी नज़र सिर्फ डाली नहीं थी, उस पर सवाल उठाए और जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। और जब वीएनएम टीवी की बात आती है तो जहन में दो ऐसे चेहरे नज़र आते हैं हर एक व्यक्ति को। एक मेरे पिताजी लेट श्री एडी व्यास सर और दूसरे श्री नफीस खान सर। मेरे पिताजी जिन्होंने उनके पूरे जीवन में सामाजिक कार्यों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के लिए काम करने की उनकी चाहत आखिरी दम तक रही। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म और समाज सेवा ये उनके जीवन का ध्येय रहा। उनके ही जीवन से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर 2018 में वीएनएम फाउंडेशन की रचना हुई, क्योंकि जब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हीं के कामों को हमें आगे बढ़ाना है। और नफीस खान सर जो हमेशा ये सोचते हैं कि खबरें दिखाना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है, समाज में बदलाव लाना और समाज के ऐसे मुद्दों पर काम करना जहां शायद लोगों की सोच ख़त्म हो जाती है, वहां से हमारी सोच को शुरू करना है। और इस तरह रचना हुई 2018 में वीएनएम फाउंडेशन की। और वीएनएम फाउंडेशन बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहता है। अभी फ़िलहाल हम जो काम कर रहे हैं वो स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। उसी के साथ साथ आगे जब हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे पहलू जहां समाज में जिन मुद्दों पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर शायद सरकार काम तो कर रही है मगर पहुंच नहीं पाती है। और यही वजह है कि वीएनएम ने एक ऐसा सेवा यज्ञ शुरू किया है जिस सेवा यज्ञ के ज़रिए सिर्फ वडोदरा और गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम बहुत अलग अलग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लेकर जाना चाहते हैं। और वीएनएम फाउंडेशन को आपका जिस तरह वीएनएम टीवी के ज़रिए प्यार और सहकार मिला है, वैसा ही हम उम्मीद करते हैं उसी तरह आप अपना प्यार और सहकार हम पर बनाए रखेंगे। क्या आप सब सपने देखते हैं? लेकिन सपने पूरे कैसे होते हैं? सिर्फ सोच के? करके दिखाना चाहिए। शाबाश। और ये करके दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए। वेरी गुड, खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। वेरी नाइस। इनिशिएट करना पड़ता है ना, पहला कदम रखना पड़ता है ना, तभी तो आगे जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा?
पहल करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? पहल। और पहल प्रोजेक्ट ने भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मेंटल हेल्थ को लेकर। पहल प्रोजेक्ट के पीछे एडवाइजरी कमेटी है और मैं उन सभी मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जोरदार तालियां हो जाएं मिस सुवर्चला कश्यप मैम के लिए, मधुलिका बर्मन मैम के लिए, अर्चना जोशी मैम के लिए, डॉक्टर जमीला फिरदौस मैम के लिए, जया गुप्ता मैम, आप जहाँ भी हैं हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीएनएम के माध्यम से, थैंक यू सो मच। और इसमें छोटी सी भूमिका मेरी भी है, तो मेरे लिए भी। तो चलिए आप सबके फेवरेट आनल मैम को स्टेज पे बुलाते हैं। पहल प्रोजेक्ट और जो किताब लॉन्च करने वाले हैं विषय में और जर्नल के विषय में हम सभी को बताएंगे। तो एक बार जोरों से तालियां हो जाएं आनल मैम के लिए। પહેલ સેશનની જ્યારે વાત આવે, પહેલ પ્રોજેક્ટના સેશનની, તો મને યાદ છે જેવી રીતે હું ક્લાસમાં એન્ટર થઉં એટલે બધા છોકરાઓ, મને ગિલ્ટ ફીલ થાય કે મેડમ ભણાવતા હોય અને બધા જ છોકરાઓ મેડમ આવી જાઓ, મેડમ આવી જાઓ, મેડમ આવી જાઓ. સો તમારા ફેસ પરથી જ મને ખબર પડે છે કે તમને કેટલું તમે એન્જોય કર્યો છે આ સેશન અને કેટલો તમે સહકાર આપ્યો છે આ પ્રોજેક્ટને. પહેલ પ્રોજેક્ટ वडोदरा शहर के नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के प्राथमिक शाला में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य जागृति और निवारण हेतु ये प्रोजेक्ट 2023 में इसका आरंभ हुआ और 2 साल में हमने करीब 2-3 स्कूल कवर की. 2025 चल रहा है, इस साल हमने माँ भारती में ये प्रोजेक्ट किया और इसका मुख्य उद्देश्य जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में ये मोबाइल के युग में जो पल रही है पीढ़ी है, उनको मानसिक स्वास्थ्य के विषय जागरूक करना था कि जितना ज़रूरी शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही ज़रूरी हमारा मानसिक स्वास्थ्य है. ये प्रोजेक्ट के जो भी हमारे टारगेट ग्रुप थी उम्र 10 से 14 साल के 5th से 9th कक्षा के बच्चों को हमने इसमें सम्मिलित किया. और कई लोग जब हम प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी बात करते हैं तो सबके मन में विचार आता है कि मैम म्यूनसिपल स्कूल क्यों, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूल ही क्यों, इतनी बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूल है, ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में क्यों लेके नहीं गए. स्पॉन्सर्स आर ऑल्सो रेडी. NEP 2020 की जो गाइडलाइन है जब उसका इम्प्लीमेंट होगा तो स्टैंडर्ड 9th में क्लिनिकल सोशल वर्कर का एक प्रावधान है जहाँ पे 9th स्टैंडर्ड को बच्चों को उनके बिहेवियर इश्यूज़ या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक काउंसलर मिलेगा. प्राइवेट स्कूल की अगर बात की जाए तो उनमें कहीं ना कहीं उनकी जो गवर्नर बॉडी है उसमें स्टूडेंट काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का प्रोविज़न होता है. ऑन पेपर हायर हो ना हो वो अलग विषय है, पर अभी जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित जो स्कूल है उसमें अभी कोई ये प्रावधान नहीं है. और कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास था कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मतलब जब वो प्यूबर्टी एज मतलब किशोरावस्था में प्रवेश होते हैं, उसी समय अगर उनको मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से बेहतर जुड़ पाएंगे, समझ पाएंगे. तो अभी जो यंग एज में कॉलेज लेवल पे जो इश्यूज़ बच्चों में आते हैं वो थोड़े हम कम कर सकते हैं. कुछ मुख्य विषय जो इस प्रोजेक्ट में हमने जिसके ऊपर चर्चा की मैं शेयर करना चाहूँगी. भावनाओं को समझो. जब बच्चे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हैं तो वो बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं. दूसरा विषय था मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, बीमारी, उसके लक्षण, आर्ट थेरेपी, सिंपैथी और एम्पैथी, कैसे हम किसी को सहानुभूति और समभाव दिखा के, अपनापन दिखा के हम अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सके. दूसरा था होलिस्टिक हेल्थ के नॉट ओनली फिजिकल साइकोलॉजिकल पर अल्सो सोशल एंड इमोशनल वेलबींग को कैसे मेंटेन किया जाए. और दूसरा एक अहम जो विषय था वो है सामाजिक सुरक्षा. जब बच्चे सामाजिक तौर पे सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो अपने पढ़ाई में या रोजिंदा की जो क्रिया है उसमें वो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं. तो एक सोशल सेफ्टी, सामाजिक सुरक्षा पर एक मुख्य विषय रहा. इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोगों का योगदान रहा, हमारे स्पॉन्सर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष श्री, चेयरमैन सर,
सभी शाला के टीचर्स, इन्होंने बहुत हमें सहकार दिया। उन सब की मैं तहे दिल से आभारी हूँ। पर सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी की आभारी हूँ तो वो है ये मेरे बच्चे। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू, क्योंकि आप सब ने ये साबित कर दिया कि चाहे विषय कितना भी जटिल हो, चाहे वो मैथ हो या मेंटल हेल्थ को, अगर सही अप्रोच से और नई नज़रिए से कोई भी विषय को पढ़ाया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य जैसा कोई स्टिग्मा या टैबू है ही नहीं। बस ज़रूरत है सही अप्रोच की, सही मार्गदर्शन की, तो हम मानसिक स्वास्थ्य जैसे जटिल विषय को भी आसानी से समझ सकते हैं। और मुझे ये बच्चों को मिलके ये रियलाइज़ हुआ कि मानसिक स्टिग्मा और जो उससे जुड़ी जो कुमान्यता है वो सिर्फ हमारे तक सीमित है, क्योंकि ये बच्चे एक कोरी स्लेट और किताब की तरह है। इन पे जो लिखोगे वो छप जाएगा। और जितना सारे विषयों को इन्होंने इतना इंटरेस्ट से सीखा है वो सच में काबिल तारीफ़ है। तो हम चाहे कितना भी आपसे प्यार करें, आप कितना भी हमें प्यार करें, पर हमेशा तो हम आपके स्कूल में नहीं आ सकते। और इसी के लिए ये प्रोजेक्ट को सस्टेन करने के लिए हमने बच्चों के लिए एक कस्टमाइज्ड जर्नल बनाई है, जिस जर्नल में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गए उन सब की कुछ झांकियाँ हैं, कुछ एक्टिविटीज़ है। ये जर्नल में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसकी हेल्पलाइन नंबर भी है, और साथ ही साथ एक सुवीनियर के तौर पे एक बुकलेट भी है। वो बुकलेट में के पिक्चर्स है, पहल प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, और सबसे खास बात जो ये बुकलेट की है उसमें मानसिक बाल रोग के संबंधित जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है बच्चों के, उन सब के रिगार्डिंग इसमें इंफॉर्मेशन है। और मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी हेल्पिंग टूल फॉर ऑल द टीचर्स एंड पेरेंट्स। सभी माता पिता और जो टीचर्स यहाँ पे उपस्थित है उनको उसमें से एक मार्गदर्शन रूप ये पत्रिका रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, इनमें से कई एक्सपर्ट्स हमारे, तो मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट को सफल बनाने में आपने हमारा सहयोग दिया। धन्यवाद। हम आगे बढ़ें उससे पहले हम हमारे गेस्ट का स्वागत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ VNM फाउंडेशन के फाउंडर श्री नफीस खान सर से हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हेमांग जोशी सर को फेलिसिटेट करें। हमारे सांसद श्री डॉक्टर हेमांग जोशी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे डायरेक्टर VNM फाउंडेशन मिस गायत्री व्यास का कि वो आगे आएँ। नीलम आचार्य मैम जो डायरेक्टर हैं यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा के और हमारे स्पॉन्सर हैं पहल प्रोजेक्ट के, उनका हार्दिक स्वागत करें। निशित देसाई सर जो NPSS के चेयरमैन हैं, थैंक यू सो मच, और मैं चाहूँगी कि मैं आपको वार्म वेलकम करूँ। अब रिक्वेस्ट करूँगी मिस आनल मोदी माँ भारती प्राथमिक शाला के आचार्य श्री मिस्टर धवल पटेल को वेलकम करें। आपका आपके ही स्कूल में स्वागत है सर। मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ मिस मयूरिका गोयल से ड्रामेटिक डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर राकेश मोदी का स्वागत करें। मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस नेत्रा को। वॉइस एंड स्पीच ट्रेनर मिस्टर हरीश व्यास सर का स्वागत करें। मैं सारे डिग्नेटरी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो VNM फाउंडेशन पहल प्रोजेक्ट के बुक को लॉन्च करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और उसी के साथ VNM फाउंडेशन की माइंडफुलनेस जर्नल का भी आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि उसे भी प्लीज़ हम सबके लिए लॉन्च करें। ये है माइंडफुलनेस जर्नल जो आप सभी बच्चों के लिए है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इस जर्नल की सबसे खास बात क्या है कि आपने इस पूरे ड्यूरेशन में जो जो चीज़ें सीखी हैं उस रिलेटेड इसमें एक्टिविटीज़ हैं, और इसमें आप अपना दिनचर्या, अपनी फीलिंग्स, आप कैसा फील कर रहे हैं, आज आपने सबसे अच्छा क्या फील किया, क्या अच्छा नहीं लगा, वो सब आप जर्नल कर सकते हैं, मतलब कि लिख सकते हैं। और ये किताब
आप ही के पास रहेगी। मैं इनवाइट करना चाहूँगी NPSS के चेयरमैन श्री निशित देसाई सर को कि वो भी आगे आएं और ऑडियंस को एड्रेस करें। ભારત માતા કી પહેલની પહેલ અને પહેલની પહેલમાં બાળકો તમે શીખ્યા છો ને, જિંદગીમાં ક્યારેય આ એડે નહીં જાય. આપણાને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેવાનું, માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહીને જીવનના કપરા સમયમાં કયા ડિસિઝન લેવા, એ ડિસિઝન લેવા માટે આપણી અંદર રહેલી આપણી પોતાની તાકાતનો ઉપયોગ કરીને, નહીં કે કોઈની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થઈને આપણી અંદર જે તાકાત છે એ જ તાકાતને ઉજાગર કરવાનું કામ આ ટીમે કર્યું છે. કે અમારા બાળકોમાં પોતાની તાકાત બહુ જ છે. એ તાકાતને ઉજાગર કરવા માટે આપનો જે સાથ સહકાર મળ્યો છે, એ સાથ સહકાર માટે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે હું સૌનું ખૂબ ખૂબ ફરી એકવાર અભિવાદન કરું છું. અને મારા બાળકો આ શાળા પૂરતા સીમિત ના રહે. મારી પાસે 119 શાળાઓ છે. નફીસભાઈ, ગાયત્રીબેન, આપણી VNM ફાઉન્ડેશનની ટીમ 119 શાળાના બાળકોને આ રીતે કંઈક ને કંઈક રીતે મદદ કરતી રહે અને અમારા બાળકોને આ અભ્યાસક્રમ આ શાળાથી અટકે નહીં, બીજી શાળાઓ જોડે જોડે આ અભ્યાસક્રમને લીધે જે સર્વાંગી વિકાસનો અમારો હેતુ છે એ હેતુ ચરિતાર્થ થાય છે, એ હેતુ પૂર્ણ થાય છે. કે અમે ફક્ત શાળામાં ચોપડાનું જ્ઞાન નહીં પણ માનસિક જ્ઞાન પણ આપીએ છીએ. બાળકોને જીવન જીવવાનું, જીવન નિર્વાહ કરવા માટેનું એમનું જે મૂળભૂત જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત પૂરવા કરવા માટેનું, અને અહીં આગળથી એમને જે પણ સેવા કાર્ય જોઈતું હોય છે એ પણ અહીંયાથી મળી જાય છે. VNM फाउंडेशन की पहल आप तक तभी पहुंच पाई जब हमारे स्पॉन्सर्स ने हमें सपोर्ट किया. मैं वेलकम करना चाहूँगी यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य मैम का. બધાએ કીધું કે યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાએ આ પ્રોગ્રામ સ્પોન્સર કર્યો, VNM ફાઉન્ડેશને પહેલ પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરી. બહુ સરસ પ્રોગ્રામ થયો. લગભગ 6 મહિના જેટલો ચાલ્યો આ પ્રોગ્રામ અને ઘણા બધા નિષ્ણાંતોએ આમાં પોતાનો ફાળો ભજવ્યો. સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા બધા માટે પ્રશ્નો છે. ઓકે, આપશો જવાબ? રેડી? ઓકે. કેટલા બાળકોએ પહેલ પ્રોગ્રામ કમ્પ્લીટ અટેન્ડ કર્યો છે? વેરી ગુડ. અચ્છા, બહુ જ સરસ. હવે ગમતું તું અટેન્ડ કરવાનું? સાચું સાચું બોલજો હં, કારણ કે એના પછી તમે જે જવાબ આપશો એના પછી હું એક ડિસિઝન લઈશ. હા ને? સારું. એનલ મેડમ બરાબર સમજાવતા હતા? એનલ મેડમ બેઠા છે એટલે બોલો છો? કોઈ એક જણ કહેશે કે કયા કયા વિષયો પર તમને સમજાયું? માનસિક સ્વાસ્થ્ય, શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, આત્મવિશ્વાસ, આત્મનિર્ભર ના વિશે પેલા મેળો આવ્યા હા. હતા, શીખાયા હતા. કિશોર અવસ્થા વિશે જો હમણાં કિશોર અવસ્થા પછી જે બદલાવ આપણને કિશોર અવસ્થામાં આવે એના વિશે સમજાયું. પછી જે ખરાબ દિમાગ ને સારું દિમાગ એમાં સમજાય. અમુક ચિત્રને બતાવ્યા ને એના પર અમુક પ્રવૃત્તિઓ રમતો કરાય કે એમાંથી કોને કોને આ કરેલું છે, કોને ના કરેલું છે. વેરી ગુડ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. પ્રોજેક્ટનું નામ ખબર નહીં પણ ઉદાહરણ છે. હા. મેં કાનનો કશું બોલતો ના હોય એને નીચે ઝૂકી ગયો હોય, પછી તમે મને કહેતા હોય કે શું થયું શું થયું, વારા ઘડીએ પૂછતા હોય, પછી મેં તમને કહેતો હોય કે જે તકલીફ હોય. અચ્છા, અરે વાહ, બહુ સરસ વાત કીધી કે હું કશું બોલતો નહોતો, મને વારે ઘડીએ પૂછ્યું ત્યારે હું બોલ્યો. બરાબર ને મેડમ? હા. વિમાનની સફર કરાવું, આંખો બંધ કરી દો. વિમાનની સફર કરાવીશ, હું આંખો બંધ કરી દઉં? ઓકે, ચલો કરાવો. આંખો બંધ કરો. ઓકે. તમે એરપોર્ટ પહોંચી ગયા છો, પછી વિમાનમાં બેસી ગયા, સીટ પર બેસી ગયા, તમારી બાજુમાં બારી છે, તમે બારીના નીચેથી તમારું ઘર શોધો છો. એરોપ્લેનમાંથી અવાજ આવે છે કે સીટ બેલ્ટ બાંધી લો, વિમાન ઉડે છે.
વિમાન ઉડે છે, પછી વાદળો દેખાય છે, પછી તમે પોતાનું ઘર શોધો છો, પછી બીજી જગ્યાએ પહોંચી ગયા. વાવ. આમ તો હું રોજ મેડિટેશન કરું છું કોન્સન્ટ્રેશન વધારવા માટે, પણ આઈ થિંક આજે પહેલી વખત મને જે રિયલ પ્લેનમાં હું બેસું છું એના કરતાં સરસ અનુભવ કરાયો, અને મારું ઘર બી બતાવી દીધું મને. બહુ સરસ, બહુ જ સરસ. છોકરીઓમાંથી કોઈ શું શીખ્યા? અમને મેડમે બહુ બધું એક્ટિવિટીઝને વિવિધ વિડીયોથી અમને સમજાવ્યું. પછી જેમ કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય, શારીરિક સ્વાસ્થ્ય, પારંપરિક સંબંધો, ગુડ ટચ, બેડ ટચ, એમ અમને બહુ કે રમતગમત કરાવી. રમતગમત કરતાં કરતાં અમારા એટલે મગજ છે એના અંદર અમને બેઠાવી દીધું કે તમારે આજ, અને મેડમે બહુ બધું અમને સમજાવ્યું પણ હતું. એના લીધે મેં આનંદ મેડમને VNM ફાઉન્ડેશનનું બહુ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. ચલો હવે લાસ્ટ અને ફાઇનલ સવાલ. ઓકે, મને એ કહો કે તમે બધાએ આ પ્રોગ્રામનો લાભ લીધો, રાઈટ? આ બધા એક્સપર્ટ પાસેથી શીખ્યા. તમને લાગે છે કે બીજા સ્કૂલમાં આની જરૂર છે? તો તમે એના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનશો, રાઈટ? તમે બનશો. તમારામાંથી 4 થી 5 એવા લીડર્સ હોવા જોઈએ જેને આપણે બીજી સ્કૂલમાં એઝ અ રોલ મોડલ લઈ જઈ શકીએ. કારણ કે તમે એકલા નથી. જેમ વાત કરી કે 120 શાળા જે છે એની અંદર આપણે 500ના છોકરાઓ બી ગણીએ તો કેટલા બધા છોકરાઓ છે, રાઈટ? અને આ વિષય એવો છે કે જેની અંદર ખાલી નાના બાળકો નહીં, મોટા સિનિયર સિટીઝન બધાએ જ ભેગા મળીને અને બધાને જ આ વિષયની જરૂર છે. કદાચ મને, તમને, અહીંયા બેઠેલા જેટલા છે, કદાચ કોઈને કોઈ કારણસર કોઈ એક વખતમાં તો માનસિક સ્વાસ્થ્યથી પીડાયું જ હશે, રાઈટ? સો VNM ફાઉન્ડેશને બહુ જ રાઈટ એજમાં આ વિશે નોલેજ આપ્યું છે. સો હેડ્સ ઓફ ટુ VNM ફાઉન્ડેશન કે આ પહેલની શરૂઆત કરી. આ વિષય પર વિચારવું અને એના પર કામ કરવું અને એના રિલેટેડ એક્ટિવિટીઝ અને એના રિલેટેડ એક્સપર્ટ શોધવા, અને દેટ ટુ આ વિષય પર મોટા સાથે વાત કરતાં પણ બહુ તકલીફ પડતી હોય છે, મને ખબર છે. કારણ કે અમે એ સબ્જેક્ટ પર કોલેજ સ્ટુડન્ટ સાથે કામ કરીએ છીએ અને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ અમે લોકો ફેસ કરીએ છીએ કે જ્યારે ફર્સ્ટ યરમાં સ્ટુડન્ટ્સ જાય ત્યારે રેગિંગ થાય, અથવા જે ગુજરાતી મીડિયમના ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જાય ત્યારે જે ડિપ્રેશનનો ભોગ બને છે, એ બધું ઘણું બધું અમે લોકો એ લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરીએ છીએ. બટ ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ એજ કે એ લોકોને ખબર પડી જાય કે આઈ એમ સફરિંગ વિથ સમથિંગ એન્ડ આઈ નીડ ટુ શેર ઇટ વિથ સમવન. સો બહુ જ સરસ પહેલની શરૂઆત થઈ છે. આ પહેલ ના રહેવી જોઈએ, બધે જ પહોંચવી જોઈએ. એન્ડ તમારા આજે જે પણ જવાબો આવ્યા છે એનાથી યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા કમિટમેન્ટ આપે છે કે જ્યાં જ્યાં પહેલ જશે ત્યાં ત્યાં યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડા આવશે. થેન્ક યુ. थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा पहल को सपोर्ट करने के लिए. आज पहल का जो ये प्रोजेक्ट हम क्लोज कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में जितना सहकार डायस पे बैठे सभी डिग्नेटरीज ने दिया है उतना ही सहकार माँ भारती प्राथमिक शाला के टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स ने दिया है. VNM फाउंडेशन तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है दीपक सर, नुसरत मैम, दर्शना पंड्या मैम, कौशल्या मैम, कनकलता मैम और अल्पा मैम का. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तभी सफल हो सकता है जब हमारी लगन, हमारा मिशन, आपका मिशन एक कॉमन बन जाए और बच्चों के वेलबींग के लिए जब हम मिल के काम करते हैं तभी ये इतना अच्छा रिज़ल्ट, जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आज बच्चों में दिख रहा है, वो दिख पाता. सो थैंक यू सो मच सभी टीचर्स का, सभी स्टाफ मेंबर्स का, जो माँ भारती प्राथमिक शाला के सदस्य हैं, जो भी हमारे क्लर्क हैं, प्यून्स हैं, आयामाज है, सभी थैंक यू सो मच. सो बच्चों सबके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए. इनके साथ साथ मैं उन सभी एक्सपर्ट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो अपना समय निकाल कर आप तक आए और क्लास में अलग अलग एक्टिविटीज़ मेंटल हेल्थ को लेकर आपके साथ की. एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए.
और अब आगे बढ़ते हैं और मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे समक्ष माँ भारती प्राथमिक शाला के आचार्य श्री धवल पटेल सर से कि वो आगे आएं और ऑडियंस को एड्रेस करें. ગયા વર્ષે વીર સાવરકર સ્કૂલમાં અને આ વર્ષે આપણી મા ભારતી સ્કૂલની અંદર આ પ્રોજેક્ટ ખૂબ જ સુંદર રીતે ચાલ્યો. મારી શાળાના ધોરણ 5 થી 9ના તમામ વિદ્યાર્થીઓને આનો લાભ મળ્યો છે. તે માટે હું VNM ફાઉન્ડેશન, નીલમ મેમ યુનાઇટેડ વેમાંથી, તો VNM ફાઉન્ડેશન યુનાઇટેડ વેનો હું આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આનલ મેમ જ્યારે બોલ્યા ત્યારે આનલ મેમ એક શબ્દ વાપર્યો હતો, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી. તમારા શિક્ષણમાં પણ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી તમે બધા જોઈ રહ્યા છો. આગળ જ્યારે તમે જોશો તો તમને એવું લાગશે કે ધોરણ 10 અને ધોરણ 12નું જે બોર્ડ છે એ હવે નીકળી જશે. તમને ફ્રીડમ મળશે કે તમે મેથ્સ પણ સિલેક્ટ કરી શકશો, તમે SS પણ સિલેક્ટ કરી શકશો. જ્યારે આપણે સાયન્સના સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરીએ છીએ તો આપણે ગુજરાતી સિલેક્ટ નથી કરી શકતા. તો કદાચ તમે હવે મેથ્સ પણ ભણી શકશો અને સંસ્કૃત પણ ભણી શકશો. એવા દિવસો આગામી સમયમાં ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી થકી આવવા જઈ રહ્યા છે. આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી જ્યારે નવી એજ્યુકેશન પોલિસી લાવી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે 5 કોષની વાત કરી હતી. પંચકોષીય શિક્ષણ પ્રણાલી આજથી નથી, પુરાતન છે. એમાં અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનમય કોષ, આનંદમય કોષ અને વિજ્ઞાનમય કોષ. તો વિજ્ઞાનમય કોષનું કામ તો આપણે શિક્ષણ લઈને કરી રહ્યા છીએ, પણ એમાં જે મનમય કોષ છે, આનંદમય કોષ છે, એનું કામ VNM ફાઉન્ડેશન કરી રહ્યું છે. દરેક બાળકને માનસિક રીતે સ્વસ્થ બનાવવું એ પહેલ સાથે તેઓ ચાલી રહ્યા છે. શિક્ષણ આપવાનું કામ કદાચ શાળાના શિક્ષકો કરી રહ્યા છે, પણ આ બધી જે એક્ટિવિટી જે બાળકને મનથી મજબૂત બનાવવાનું છે, બાળકનું ચારિત્ર ઘડતર કરવાનું છે, એ જીવનના એવા તબક્કે પહોંચે છે જ્યારે તે પોતાની વાત કોઈની સાથે શેર નથી કરી શકતા, ત્યારે આનલ મેમ કે ગાયત્રી મેમ સાથે આવીને ખુલ્લા દિલથી તે બોલી શકે છે. તો મારી સ્કૂલને, મારા બાળકોને, મારા શિક્ષકોને આજે તક મળી છે. એ તક બદલ VNM ફાઉન્ડેશન અને યુનાઇટેડ વેનો હું ફરીવાર આભાર માનું છું. આપ સૌ નગર શિક્ષણ સમિતિના મારા જ બાળકો નહીં પણ તમામ 119 શાળાના બાળકો આ પ્રોજેક્ટનો લાભ લે એવું અગાઉ આપ સૌ આયોજન કરશો. નફીસ સરને પણ હું આભાર માનું છું. ફરીવાર આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમામ મેન્ટોર્સ જે હતા તે તમામનો પણ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. आप सबने तरंग मूवी देखी? तरंग मूवी में जो डॉक्टर सर थे वो यहीं कहीं दिख रहे हैं आपको? कौन है ना? तरंग मूवी के ये डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने बहुत अहम भूमिका उसमें निभाई थी. तो मैं राकेश मोदी सर से कहूँगी सिर्फ 2 लाइन हमारे बच्चों को संबोधित करें, प्लीज सर. આ પહેલ અંતર્ગત જેટલા પણ જોડાયા છે એ તમામને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સૌથી મોટો બાણાવળી કોણ હતો? પાંડવોમાં બાણાવળી કોણ? અર્જુન. કેમ? એને શું દેખાયું હતું? એને પક્ષીની આંખ દેખાઈ હતી. વેરી ગુડ. એટલે શું કર્યું એણે? એણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હતું. એની સાથે બાકીના બધા જ હતા. આપણે શું કરવાનું છે? ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. ઝાડ છે, ડાળીઓ છે, ફળ છે, પાંદડા છે, બધું જ છે, પણ તમારે શું જોઈએ છે એની ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. તો આટલો બાણાવળી, આટલો હોશિયાર આવો વિદ્યાર્થી, તમને એવું નથી લાગતું કે તમારા દરેકમાં એક અર્જુન છે? શોધો. એ અર્જુનની આંખ તમારી પાસે છે, પણ એ જ અર્જુન જ્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં ઊભો રહ્યો ત્યારે એણે યુદ્ધ કરવાની ના કેમ પાડી? કૃષ્ણને ના પાડી ને કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું. એ કેમ એવું થયું? આટલો હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોવા છતાં એની સામે જ્યારે પરિસ્થિતિ એવી નિર્માણ થાય છે ત્યારે એની પણ માનસિક પરિસ્થિતિ હાલમ ડોલમ થાય છે. અને એના માટે જરૂરી કોણ છે? પાછળ કૃષ્ણ જોઈએ છે, એક સારથી જોઈએ છે, એક ગાઈડિંગ ફોર્સ જોઈએ છે. આ મહાભારત એટલા માટે વાંચવાનું છે. ગીતા તમે વાંચશો, એ ગીતા એ એટલા માટે નથી, કોઈ ધર્મગ્રંથ નથી, પણ તમારી જે અવસ્થાઓ છે એના ઘણા બધા જવાબો ઉંમરની સાથે તમને 100% ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે જ. આજે તો યુદ્ધ થવાનું નથી, પણ એ યુદ્ધ કયું છે?
આપણા મનની અંદર ચાલતું યુદ્ધ. મારે આની વાત સાચી માનવી કે મારે આની વાત સાચી માનવી, મારે આમની સાથે જવું કે મારે પેલાની સાથે જવું. આ જ્યારે અવસ્થા સર્જાય છે ત્યારે તમને એક કૃષ્ણની જરૂર છે. અને એ કૃષ્ણ એટલે કોણ? તમારા મા બાપ હોઈ શકે, તમારા મોટા ભાઈ બહેન હોઈ શકે, એને તમારે શોધવા પડશે. તમારા ટીચર હોઈ શકે, કોઈ પણ એક એવો વ્યક્તિ જેને તમારી સાથે રાખો કે જે તમે સારું કે નરસું કરો છો એમાં એ તમને પ્રોત્સાહિત કરે અને ખોટું કરે તો ટપારી શકે. એવા એક કૃષ્ણની તમારે જરૂર છે. અર્જુને જેમ આંખ ઉપર ફોકસ કર્યું એમ આવનારા ભવિષ્યમાં તમારે શું બનવું છે એ તમે નહીં કહી શકો હજુ, એ શોધવાનું છે. એટલે એની પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને કોઈ એક એવો વ્યક્તિ કે જે તમને સારા અને સાચા માર્ગે દોરી શકે એવાની નિમણૂક કરવી, એની સાથે ચાલવું એ સૌથી મોટી વાત છે. મેચ જોઈને આપણે બધા, છેલ્લો બોલ બાકી હતો, રોહિતે અંદરથી શું કહ્યું? 6 મારી દે. અને 4 માર્યા પછી કોહલીનો ઈશારો શું હતો ત્યાં આગળ? મેં હું ના. આ દાખલો કેમ આપ્યો તમને? આટલા મોટા સ્ટેડિયમમાં લાખોની મેદનીનો ઘોંઘાટ અને ક્રીઝ ઉપર ઊભા રહીને છેલ્લા બોલ પર સદી પણ પૂરી કરવી અને મેચ જીતવી, આ નિર્ણાયકની સ્થિતિમાં અંદરના અવાજને સાંભળીને બહારના ઘોંઘાટને શાંત કરવો અને અંદરના અવાજને સાંભળવો, આ 2 શોટની અંદર આટલી મોટી વાત હતી. તમારી આસપાસ બહુ જ ઘોંઘાટ છે, એ કાયમ રહેવાનો છે, એ કાયમ રહેવાનો છે, અટકવાનો નથી. પણ એ ઘોંઘાટને ધ્યાનમાં ન લેતા તમારા અંદરના અવાજને સાંભળો કે તમારે શું કરવું છે અને શું બનવું છે. અર્જુનની જેમ ફોકસ કરો, બહારના ઘોંઘાટને સાંભળવાનું બંધ કરો, અંદરનો અવાજ સાંભળો. અને અંદરના અવાજને સાંભળવા માટે તમારે આનો ત્યાગ કરવો પડશે. આ જો લક્ષ્ય સાધવું હોય તો આ જે છે એ તમારો સૌથી વધારે સમય લઈ લેનારો છે, તમને દિશાહીન કરનારો છે. એની જરૂરિયાત હોય એટલો ઉપયોગ કરો, એ સિવાય આનો આગ્રહ ન રાખો. હું આપ સૌનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એનઈપી અંતર્ગત તમે જે વાત કરી, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડ્રામેટિક્સ અને ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સની એટલી તૈયારી છે કારણ કે અમારે 3rd યરમાં છોકરાઓને ઇન્ટર્નશીપ છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તમામ પ્રાથમિક જે પણ કોઈ શાળાઓ છે કે માધ્યમિક શાળાઓમાં એમને 60 કલાક માટે અમારે જે કોઈ પ્રોજેક્ટ આપવાનો હોય એ અંતર્ગત તમે નાટક, સંગીત, નૃત્ય આ સંબંધે જે વિદ્યાર્થીઓને તાલીમ આપવાની હશે એના માટે અમારા બેચલરના વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવે, 60 કલાકની તાલીમ આપે. એનું જે કંઈક તમે સર્ટિફિકેટ એમને આપો તો આ રીતે યુનિવર્સિટીની અને એનઈપીના સંદર્ભમાં આપણે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની શાળાઓને અંદર સાથે લઈ શકીએ એવી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર, આનંદ થયો. થેન્ક યુ. थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया. और वीएनएम टीम तो ऐसे सभी सुझाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और तुरंत उस पर काम करती है ना वीएनएम टीम? आप सब भी करते हो? अब आप सब भी तो वीएनएम के पार्ट हो गए कि नहीं? हाँ या ना? तो सर ने जो कहा वो करेंगे? आपके अंदर कौन है? सर ने क्या कहा? शाबाश, एक बार जोर से तालियां हो जाए सबके लिए. मैं निवेदन करती हूँ हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर हेमांग जोशी से हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. આ કાર્યક્રમ એટલે દેશની અંદર જે જનરેશન ચેન્જીસ આવતા હોય અને જનરેશન એટલે આપણે પેઢી કહેવાય, તો આ જનરેશનની અંદર
નવી પેઢીમાં જે નવા પ્રકારના જે ચેલેન્જીસ, જે ચુનૌતીઓ અને આ ચેલેન્જીસનો સામનો કરવા માટેનો એવો એક પ્રોજેક્ટ કે જે માનસિક સ્વાસ્થ્યની વાતને એડ્રેસ કરે છે. મંચ પર ઉપસ્થિત આપણા નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના માનનીય અધ્યક્ષ શ્રીમાન નિશિતભાઈ, વીએનએમ ફાઉન્ડેશનના તમામ અગ્રણીઓ આદરણીય નફીસભાઈ, ગાયત્રીબેન, મયુરિકાબેન અને એમની સમગ્ર ટીમ, આપણા યુનાઇટેડ વે ઓફ બરોડાના અધિકારીગણ, મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના નોટેબલ પ્રોફેસર્સ કે જેઓ પોતાના ફિલ્ડમાં પણ, હમણાં જો નિશિતભાઈ સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે મેં કહ્યું કે આ બંને મહાનુભાવોનો શિક્ષણ સમિતિમાં ખૂબ ઉપયોગ કરી શકાય એમ છે. કારણ કે બાળકોની અંદર આ બધા પ્રકારની સ્કિલ્સનું ઘડતર કરવું, અને એ પણ આપણા શિક્ષણ સમિતિના બાળકો કે જેને માત્ર ને માત્ર પ્લેટફોર્મની જરૂર છે. એમની અંદર ટેલેન્ટ છે જ. બાળકો, તમે લોકો ખૂબ ટેલેન્ટેડ છો. પ્રાઇવેટ સ્કૂલો જે બધી તમે જોતા હશો તમારી આજુબાજુ, એના કરતાં તમારી અંદર ખૂબ સારી આવડત છે, ખૂબ સારું ટેલેન્ટ છે. માત્ર થોડું પ્લેટફોર્મ મળે એને તમે ડબલ વળતર કરીને પાછું સમિતિને આપવાના છો. એટલે આપ સૌ તો વડોદરા અને ભારતનું ભવિષ્ય છો. તો એવા બંને મહાનુભાવને પણ હું વિનંતી કરીશ, આદરણીય રાકેશ સર અને હરીશ સરને, કે આગળ જતાં શિક્ષણ સમિતિ સાથે પણ આપ કોઈ જોડાણ કરી અને બાળકોને સારું માર્ગદર્શન આપજો. ઉપસ્થિત સર્વે કાઉન્સિલરશ્રીઓ, એડવાઇઝરી બોર્ડના સભ્યશ્રીઓ, આપણા શિક્ષકગણ અને મારા વાલા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ તથા બહેનો, આજનો આ જે પ્રોજેક્ટ છે, મેં જે રીતે આપને કહ્યું કે દેશમાં આ પ્રકારની એક જે ચેલેન્જ આપણને આવી રહી છે એ નવી ચેલેન્જ છે. એક જમાનો હતો કે કોઈ એવું કહે કે હું ટેન્શનમાં છું, મને રડવું આવે છે, હું ડિપ્રેશનમાં છું, તો લોકો એના ઉપર હસતા, શું રડે છે, શું ખબર નહીં પડતી આટલી વાતમાં રડી પડ્યો, શું એવું કંઈ ડિપ્રેશન જેવું હોતું નહીં. મને તો એવું કે અમારા ફ્રેન્ડ્સ આવું કહે કે આ ભાઈ ડિપ્રેશનમાં લાગે. ડિપ્રેશન જેવું તો કંઈ હોતું હોય? એક ટાઈમ એવો હતો કે હું પણ એવું જ માનતો હતો કે ડિપ્રેશન જેવું તો કંઈ હોતું હોય? ભગવાનની કૃપાથી આપણને એટલું આવ્યું નહીં અત્યાર સુધી ડિપ્રેશન, એટલે આપણને એવું લાગે. પરંતુ જે વ્યક્તિ પોતે ડિપ્રેશનની અંદર હોય, જે વ્યક્તિને કોઈ પ્રકારની માનસિક મૂંઝવણ હોય, અને એ મૂંઝવણમાં એનો જે પ્રકારે ઉછેર થયો હોય, એ બાળકથી એનો જે પ્રકારનો ઉછેર થયો હોય, અમુક બાળક એવું થાય મોટું થઈને કોઈને વ્યક્ત કરી શકે આસાનીથી, અમુક બાળક ના કરી શકે, અમુક બાળક અંદર ને અંદર પોતાની જાતને કોરી ખાય, અને અમુક બાળક છે એ કંઈ ના હોય તો પણ એટલું ડિપ્રેશનમાં જવાની એક્ટિંગ પણ કરી શકે. ડિપ્રેશનના અલગ અલગ પ્રકારના પાસા હોય, પોતપોતાની પ્રકૃતિને લગતી આ આખી વાત છે. પરંતુ જ્યારે આપણો દેશ એ વિકસિત ભારત તરફ, નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી જે કહે છે ને કે વિકસિત ભારત તરફ આગળ વધવું છે, એના 4 મુખ્ય પિલર છે. એમાં ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારી શક્તિ. આ 4 પિલરની અંદર જે યુવાનો છે, આ બાળકો આગળ જઈને યુવા થવાના છો. વિકસિત ભારતનું જે મોદી સાહેબનું સ્વપ્ન છે એ બધું આપ પર નિર્ભર વધારે છે. અહીંયા બેઠેલા તમામ કરતાં વધારે આપના ઉપર એ નિર્ભર છે. અને ત્યારે આપણા માનસિક સ્વાસ્થ્યની ચિંતા એ વ્યવસ્થિત થાય. કોઈ પણ માનસિક ટેન્શન, તણાવ એવો કે માત્ર ને માત્ર તમે કોઈને કહી નથી શકતા, એને કારણે તમને આટલું નુકસાન થાય, એવું ના થઈ શકે. અને એ તણાવને તમે બહાર લાવો, એને વ્યક્ત કરો, અને વ્યક્ત કરો એટલે એનું યોગ્ય નિરાકરણ આવે. એક જે ખૂબ સારો સેન્ટેન્સ છે, કારણ નહીં નિરાકરણ. તો આ તરફ લઈ જનારો આ પ્રોજેક્ટ છે. સૌ પ્રથમ તો આટલા પવિત્ર કોઝને કે જે આગળ જતા દેશમાં કોરોના જેવો જે એપિડેમિક, પેન્ડેમિક બની શકે એવા પ્રોજેક્ટને માટે થઈને આટલું સુંદર પ્રયત્ન કરવા બદલ હું વીએનએમ ફાઉન્ડેશન અને યુનાઇટેડ વેને હાર્દિક અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. બાળકો, આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત તો તમને બધી મદદ મળવાની જ છે, પરંતુ વધારેમાં વધારે આપણે આપણી સનાતન સંસ્કૃતિને પણ જાણશું ને તો પણ માનસિક સ્વાસ્થ્યથી આપણને બહાર આવવામાં ખૂબ મદદ થશે.
ત્યારે આપણી સંસ્કૃતિને જોડતી એ બધી વાતો, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, નચિકેતા, આપણા જે પૌરાણિક જે કૃષ્ણ ભગવાનની જે બધી કૃષ્ણ લીલા, રામ ભગવાનના જે એમના બાલ્યાવસ્થાની બધી વાતો, આ બધી વાતોને પણ વધારે વારંવાર આપણે વાગોડીશું તો પણ આપણું મનોબળ મજબૂત થશે. મન મક્કમ હોય ને તો કોઈ પણ પ્રકારનું આપણી સમય ચટ્ટાન આવી જાય એનાથી પણ આપણે ડરી ના શકીએ. ફરી એકવાર હું VNM ફાઉન્ડેશનને હાર્દિક અભિનંદન આપું છું, યુનાઇટેડ વેનો પણ આભાર માનું છું અને મા ભારતી અને શિક્ષણ સમિતિને પણ વિશેષ રૂપે અભિનંદન આપું છું કે આ સુંદર પહેલ પ્રોજેક્ટને આપણે આગળ લાવી રહ્યા છે. ધન્યવાદ. थैंक यू हिमांश सर, आपके वर्ड्स ऑफ विजडम हमें हमेशा याद रहेंगे. मन को क्या करना है? मक्कम है ना, मजबूत, बिल्कुल मजबूत करना है. मैं हमारे VNM फाउंडेशन के जो हमारे मेन नफीस सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज़ आगे आएं. नमस्कार. इतना सब हो चुका है तो 3 वाक्य में मैं पूरा करूंगा. पहले आप सभी को सादर प्रणाम. एक वाक्य पूरा. और मंच पर जो पहले बैठे थे उन सभी को और अभी जो बाकी बचे हैं उनको मेरा धन्यवाद. इसी मेरी लाइन है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे स्वप्न को साकार करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ. वन स्टॉप, वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा.
पहले के ज़माने में लोगों की बहुत कम ज़रूरतें होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अब इन ज़रूरतों में इजाफा हुआ है। इसमें जब भी हम पूछते हैं कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा आज की जनरेशन में जो मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट का नाम ना ले। आज की दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर निर्भर हो चुकी है। कभी कभी इस बात में कुछ गलत नहीं नजर आता, लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है कि अब उसके बिना जीना हमारे लिए मुश्किल सा हो गया है। छोटे सा बच्चा हो या कोई बूढ़ा आदमी हो, उसे सोशल मीडिया पर आप जरूर एक्टिव पाएंगे। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे व्हाट्सएप पे कोई फर्जी मैसेज आता हो, चाहे सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंडिंग रील देख ली हो, कोई ट्रेंडिंग वीडियो देख लिया हो, उसके पीछे का तथ्य जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। और फिर जब कुछ गलत हो जाता है तो सारा ब्लेम आ जाता है सोशल मीडिया पर। लेकिन क्या ये सही है? सोशल मीडिया हमारे लिए किस तरह से काम करता है, किस तरह की पॉलिसीज सोशल मीडिया में बनी है, इन सब बातों के बारे में जानना हम सभी के लिए जरूरी है। इन दिनों काफी सारी चीजें हमारे सामने आई हैं, मीडिया के जरिए काफी सारे मुद्दे उठे हैं। कॉमेडी के ऊपर मुद्दे उठे हैं, सोशल मीडिया पर कंटेंट पर मुद्दे उठे हैं, और हर बार सवाल खड़ा हुआ है कि अगर इस तरह के कंटेंट से आपत्ति है तो फिर ऐसे कंटेंट को देखने वाला कौन, ऐसे कंटेंट को बेचने वाला कौन। तो आज हम इसी टॉपिक पर और ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं बल्कि आपको सही जानकारी पहुंचाना भी है। तो आज का ये पूरा डिस्कशन रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया की क्या पॉलिसीज हैं, सोशल मीडिया पर वल्गर कंटेंट के लिए किस किस तरह के कदम उठाए जाते हैं, किस किस तरह के एक्ट होते हैं, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर पवन द्विवेदी। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सर। नमस्कार। नमस्कार देवी। तो आज की इस चर्चा को हम शुरू करेंगे सोशल मीडिया। मुझे ज्यादा डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोशल मीडिया हमारे लिए कितना जरूरी है और आज हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। आप मेरे इस छोटी सी जो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इससे आप समझ ही गए होंगे। तो हम आज के सवाल को शुरू करेंगे। सोशल मीडिया पर जो अश्लील कंटेंट अब बढ़ते जा रहे हैं, किसी भी रूप में हो, तो उन कंटेंट का बढ़ने का कारण क्या है सर? सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि अश्लील हम किसको कहते हैं जी। जो भी चीजें हमारे समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, जो सामाजिक तौर पर समाज में लोग उसको पब्लिक डोमेन में देखना नहीं चाहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं अश्लील की कैटेगरी में डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये चीजें आई हैं, ये चीजें वर्षों से अलग अलग फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती रही हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे तो बुक स्टॉल्स हुआ करते थे रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ पे हर तरह की किताबें और मैगजीन्स अवेलेबल होती थी। कुछ जो महंगी होती थी, जिसको आजकल हम सेल्फ हेल्प बुक कहते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड किताबें होती थी, और कुछ 20 रुपए की नॉवेल भी होती थी जो लोग पसंद करते थे पढ़ना, छिप छिप करके पढ़ते भी थे जी। सरकार ने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके तब भी पॉलिसीज बनाई थी, आज भी बनी हुई हैं जी। मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती रही हैं और समाज हमेशा इसके विरुद्ध लड़ता रहा है जी। जब भी समाज लड़ना बंद कर देता है, वहां से समस्याएं विकराल स्वरूप लेना प्रारंभ कर देती हैं। जब से आप पाएंगे लगभग 2016 के बाद इंटरनेट फ्री हुआ, तो जब भी चीजों की कीमत घटती है तो उसके हमको कीमत पे भी करनी पड़ती है। तो जब हमको फ्री में मिला इंटरनेट, जिसको एक कहा जाए इंटरनेट की क्रांति कही गई भारतवर्ष में, मैं कंपनी का नाम यहाँ कोट न करके मैं सीधे मुद्दे पर ही कहना चाहता हूँ। तो जब आपने फ्री में इंटरनेट लोगों को दिया तो उसका उपयोग भी उसी तरह से होगा। तो पहला कारण अश्लील कंटेंट फैलने के पीछे का है कि आपने इंटरनेट बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही कम कीमत में लोगों तक पहुंचने की रास्ता प्रशस्त कर दिया। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट, जिसके माध्यम से चैनल, तो वो है मोबाइल फोन। आप पाएंगे इस समय 5,000 रुपए में भी आप एक स्मार्टफोन ऐसा खरीद सकते हैं जो सारे फीचर्स जो एक स्मार्टफोन में होने चाहिए, लगभग सारे फीचर्स उसमें होते हैं। चाहे वीडियो बनाना है, चाहे वीडियो शेयर करना हो, चाहे किसी भी तरह की चीजें आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें जब इजीली इकोनॉमिकली, इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल हैं, तो ये उन लोगों तक भी जाएगा जो लोग सही अर्थ में उतने ज़्यादा
अकाउंटेबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, अथवा तो एजुकेटेड नहीं है, या तो उनको उसकी इकोनॉमिकल कोई भय नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये एक प्रमुख कारण इसमें से रहा। जो अगला कारण है वो है बेतहासा शहरीकरण। तो जब हम गांव में रहे अथवा तो शहर में रहे तो एक सामाजिक बंधन में हम बंधे हुए थे। तो हमें डर था कि हम अगर कुछ भी लिखेंगे या कुछ भी शेयर करेंगे तो कल किसी को पता चलेगा तो उसका एक सामाजिक हमारा नामोसी होगी, बदनामी होने की संभावना थी। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पर आ गए जहां पे आपको कोई जानता ही नहीं है, तो एक आप अननोन व्यक्ति के तौर पर, जो हम एनोनिमस बोलते हैं सोशल मीडिया में आज के तौर पर, कि आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आप शहर में आ गए। गांव में भी आप हैं तो अपने आप को आपने एक जगह पे कन्फाइन कर रखा, बहुत ज्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं कर रहे। फ्लैट सिस्टम में कौन पास में रहता है, बहुत ज्यादा हम सामाजिक तौर पे जुड़े नहीं। तो जब हम अकेले होते चले गए तो डेफिनेटली जब हम अकेले होंगे तो उसका फायदा कोई ना कोई लेगा, और सोशल मीडिया ने इसका फायदा लिया। मेरा ऐसा मानना है कि आपस में इंटरेक्शन, जो परिवार न्यूक्लियर फैमिली बने, वो इसका एक बड़ा कारण बना है। हम जॉइंट फैमिली में जब तक थे तब तक इतनी समस्याएं नहीं थी। न्यूक्लियर फैमिली होना भी एक इसका सबसे बड़ा कारण है। तो अश्लील कंटेंट पहुंचने के पीछे के जो कारण है वो है मीडिया की इजीली अवेलेबिलिटी, समाज का विघटन, कहीं ना कहीं लोगों से जो जुड़ाव है वो कम होना, और इससे ज्यादा अगर मैं किसी चीज को कहूं तो हमारे यहाँ जो मोरल कहानियां हम दादा दादी के माध्यम से, परिवार के अलग अलग लोगों के माध्यम से सुना करते थे, वो कहानियां बंद हो गई, और उसकी स्पेस अभी भी हमारे जीवन में है। तो उसको कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया फुलफिल करता है। और इसमें एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, आ गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गलती से भी अगर कोई वीडियो ऐसा आपके पास आ गया और आप उसे नहीं भी देखना चाहते थे, लेकिन 1 मिनट के लिए आपने उसको क्लिक कर दिया, अथवा तो आपने विजिट कर लिया अथवा देख लिया, पता चला वो दनादन आपको 5 वीडियो और परोस देता है, और धीरे धीरे आदमी चाहे या ना चाहे। कई सारे चेंजेस जो हुए हैं जिंदगी में सभी की, किसी एक के लिए ये लागू नहीं होता है, हर किसी की लाइफ इवॉल्व होती गई है, चेंजेस आते गए हैं। जो जो चीजें सर ने कही हैं उससे हम सभी ताल्लुक रखते हैं, बहुत रिलेट कर सकते हैं इन सभी चीजों को। जो रीजन बनता है सोशल मीडिया का, जो हमने क्वेश्चन उठाया कि क्यों ये ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि वो अल्गोरिदम में आ जाता है कि आपने थोड़ा सा वॉच टाइम उसे दे दिया तो वैसे ही कंटेंट्स आपके सामने आते चले जा रहे हैं। आपने बीच में एक बात कही थी कि पहले भी ऐसी चीजें होती थी, अब भी ऐसी चीजें हैं, बस वो डिफरेंस इतना आ गया है कि अब हमारे पास में सोशल मीडिया है। पहले भी नीतियां थी तो अब भी कुछ नीतियां होंगी सोशल मीडिया की कि वल्गर कंटेंट के विरुद्ध खिलाफ क्या नीतियां हैं, सोशल मीडिया ने क्या नीतियां बनाई हैं? देखिए, सरकार हमेशा से अश्लील चीजों को छापने की और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के विरुद्ध नीतियां अंग्रेजों के जमाने में भी थी कि आप ऐसी किताबें नहीं बांट सकते थे। आपको याद होगा कि बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो इस तरह की किताबों अथवा मैगजीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे तो उनको सरकारें पनिश करती थी। उस समय भी था। समय के साथ पॉलिसीज बदली। वर्ष 2000 में हमने IT रूल्स बनाए ताकि जो लोग भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी तरह का र्यूमर अथवा अफवाह फैलाएं तो उनके ऊपर सरकार किस तरह से एक्शन ले। लेकिन पनिशेबल एक्ट 2008 में सरकार ने इसको कन्वर्ट किया कि भाई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें आर्टिकल 19 हमको निजता का अधिकार देता है। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। जैसे हम बैठे हैं तो हमको ये जो मीडिया का जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं, तो ये हमारा संविधान हमें राइट देता है। लेकिन संविधान वहीं पे साथ में ये भी कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहां से दूसरों की स्वतंत्रता प्रारंभ होती है। चाहे अनचाहे सोशल मीडिया पे इस दूसरी लाइन को ध्यान में नहीं रखा गया है। मेरी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, पर मेरी स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे आसपास में लोग हैं उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तो आपका कंटेंट यदि किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है तो ऐसे में कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपका कंटेंट अगर किसी की भावनाओं को, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे राजकीय हो, चाहे जातिगत हो, चाहे एथनिसिटी से संबंधित हो, या किसी भी तरह से यदि आहत कर रहा है तो ये ऑफेंस बनता है। और भारत सरकार की नियम के हिसाब से 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। और जो फाइनेंशियल है
वो लाखों में जो है इस पे पनिशमेंट के सरकार ने प्रोविजन बना के रखा हुआ है। और इसी नाते आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी रिसेंट पास्ट में उनके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया है। आपने पास्ट में भी देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर भी सरकार ने एक्शन लिया है। अभी 3 लोगों को गुजरात सरकार पकड़ करके प्रयागराज में वो लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे जिसके नाते गुजरात सरकार जो है, गुजरात पुलिस उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है। तो ये सारी चीजें चूंकि प्रोविजंस हैं, प्रावधान है, इसीलिए सरकार उस पर एक्शन लेती है। पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार का काम नियम बनाना है, पुलिस का काम उस पर एक्शन लेना है। इन दोनों के बीच में आता है समाज, क्योंकि पुलिस अपने आप तो उसको कहां से पता चलने वाली है कि कौन सी चीज समाज में ऐसी चल रही है जो आपत्तिजनक है। ये काम हम नागरिकों का है। जो जागरूक नागरिक हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सा कंटेंट ऐसा है जो पुलिस तक पहुंचे, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाए, जिसके विरुद्ध हम समाज के तौर पे एक आंदोलन खड़ी करें ताकि उसके ऊपर सरकार विवश हो और उन लोगों के ऊपर एक्शन ले। सामाजिक व्यक्ति के तौर पर, समाज के तौर पर आवाज उठाना चूंकि हमने बंद कर दिया है, यह समस्या है। समस्या सरकार की तरफ से नहीं है, समस्या पुलिस की तरफ से नहीं है, समस्या समाज के तरफ से है कि समाज पब्लिक डोमेन में बोलता है, लेकिन उसके ऊपर आप एक बात बताइए, आप व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास कोई भी मैसेज आया, आप उस मैसेज से सहमत नहीं है, आप थोड़ी देर के लिए आप उसको प्रेस करके रखें, वहां पर आएगा आपके पास ऑप्शन रिपोर्ट फॉर अब्यूज, राइट? कितनी बार अब्यूज हम करते हैं? हम नहीं करते। हम या तो डिलीट कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं। हम उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? हम एक्शन लेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी प्रोविजंस बनाए हैं कि रिपोर्ट आएगा तो एनालिसिस करके या तो उस वीडियो को लोग डिलीट करते हैं या तो उसके रीच को लोग कम करते हैं। पर ऑब्जेक्शन हम नहीं लेंगे, हम रिपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम आंदोलन भी नहीं करेंगे, हम पुलिस में भी नहीं जाएंगे, तो फिर हम बात ही करते रहेंगे। जैसा आपने कहा कि आवाज उठाना जरूरी है और जो लोग ज्यादा जानते हैं वो रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे कंटेंट से रूबरू होते हैं, कोई भी कंटेंट हमारे सामने आता है तो हम रिपोर्ट करते हैं जब हमें वो बहुत ज्यादा वल्गर लगता है। जैसा आपने कहा कि रिपोर्ट के बाद में कुछ एक्शंस लिए जाते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में आप समझा सकते हैं कि जब हम किसी कंटेंट को रिपोर्ट करते हैं तो क्या सिर्फ हमारे अकेले के रिपोर्ट करने से कुछ एक्शन लिया जाता है या उसके लिए भी कोई पॉलिसी होती है? किस तरह से वो डिटेल में काम करता है, वो हम दर्शकों को समझा दें। देखिए, ये एल्गोरिदम बड़ा ही कंफ्यूजिंग विषय है, क्योंकि अधिकतर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारतवर्ष से मैनेज नहीं होती हैं, दुनिया के किसी न किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से मैनेज होती हैं। भारत सरकार ने खूब कोशिश की 2020-2021 में, हमारे कानून मंत्री थे, उन्होंने बड़ी प्रयत्न किया कि किस तरह से ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, इन लोगों को हम प्रेशराइज करें कि ये भारतवर्ष के फेवर में आकर के एक्शन लें। देखिए मैम, ऐसा है कि हम 2 चीजों के बीच में उलझे हुए हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। एक तरफ जब कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पे गलत कंटेंट, अफवाह फैलाता है जिसके नाते हजारों लोगों को नुकसान पहुंचता है, तो हम अपोज करना शुरू करते हैं, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को पॉलिसी बनाना चाहिए, सरकार को टूट पड़ना चाहिए। और जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो तुरंत हम चढ़ बैठते हैं, सरकार हमारे निजता का हनन कर रही है, सरकार हमारी प्राइवेसी का हनन कर रही है, सरकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में घुस रही है। तो सरकार करे क्या? मेरा ऐसा मानना है कि जब आप व्यक्तिगत किसी से चैट कर रहे हैं तो ये व्यक्तिगत है, लेकिन जब आप फेसबुक पे कोई चीज अपने वॉल पे अपडेट करते हैं तो ये पब्लिक डोमेन है। राइट। आप बाहर पोस्टर लगा दें और उसके ऊपर कोई कुछ बोले भी नहीं तो ये तो ना चलेगा। आपने घर में अपने पोस्टर लगाया है और मैं देख करके कुछ कमेंट करूं तो गलत है, लेकिन आपने बाहर रास्ते पे कोई चीज की है तो पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि द मोमेंट आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब अथवा ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी अपडेट करते हैं तो ये पब्लिक है, यहाँ पे निजता का हनन नहीं होता और सरकार बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेती है और लेना चाहिए। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसको किस तरह से सरकार अथवा तो पुलिस देखती है। सबसे पहले तो मान लीजिए कि अगर कोई भी अपडेट है जो आपको लगता है कि एक लार्जर पॉपुलेशन को नुकसान कर सकता है, इसके नाते राइट्स हो सकते हैं, इस र्यूमर के नाते बड़ा लॉस हो सकता है, हम तुरंत 100 पे फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही सोशल मीडिया पे ही रिपोर्ट करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। हम पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अब पुलिस लगभग हर एक शहर में इस तरह की साइबर क्राइम पुलिस सरकार ने ऑफिस बना दिए हैं, और साइबर क्राइम पुलिस बहुत एक्टिव है। आप रात को 12 बजे भी साइबर क्राइम पुलिस को रिपोर्ट करें, आपको रिस्पॉन्स आता है। छोटे छोटे केसेस में पुलिस फंसी हुई है, जो खास करके फाइनेंशियल जो अभी चल रहे हैं उसके नाते। अदरवाइज इन केसेस में पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। और मैंने न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार पढ़ा है, और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये मीडिया में भी देखा है कि रातों रात पुलिस उठाती भी लोगों को है, गांव में से जाके, शहर में से जिन लोगों ने इस तरह के अपडेट्स किए। तो जिसने रिपोर्ट किया, मेरा मानना है कि देशद्रोह तक की केसेस लोगों पे लगती हैं, तो बहुत ही बड़ा है। और एक बार बोला हुआ शब्द यूनिवर्स में रजिस्टर होता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहा करते हैं, ऐसा हमारा अध्यात्म भी मानता है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ भी डाला है तो कभी डिलीट नहीं होता। इवन 2 साल पहले भी आपने कंटेंट डाला है और उसके नाते आज कोई इंपैक्ट हो रहा है तो सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेती है। लेकिन हो सकता है कि गलती से आपसे कुछ अपडेट हो गया, या आपने कुछ पढ़ा और आपसे भावुक होकर के आपने कुछ उस पर कमेंट कर दिया। आप एक पर्टिकुलर टाइम रहते रहते अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं तो आप अपने पोजीशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। कहने का आशय बहुत क्लियर है कि एक्शंस हैं, सरकार इन सब चीजों को लेकर, पुलिस इन सब चीजों को लेकर के बहुत ही संजीदा है, पर उससे ज्यादा संजीदा हमको होने की आवश्यकता है। अभी भी एआई आने के बाद, क्योंकि जो लोग एआई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वही ये सोशल मीडिया पेजेस भी बना रहे हैं, तो जो ही अब मान लीजिए कि ट्रेस करने के लिए हमने एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया कि इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे अथवा तो पिक्चर्स यूज होंगे, तो एआई उसको फिल्टर कर देगा। पर एआई बनाने वाला भी तो वही है, तो एस्केपिंग विंडो भी बना देता है। कुल मिला जुला करके दोनों एक ही तरह के स्किल वाले लोग हैं। तो जैसा हम लोग रामायण महाभारत में पढ़ते थे कि उधर भी ब्रह्मास्त्र है, इधर भी ब्रह्मास्त्र है, राइट, इधर भी वरुणास्त्र है, उधर भी वरुणास्त्र है, तो जो स्किल इधर है वो स्किल उधर भी है। तो ऐसे में एआई भी बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया है कि इन इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर पाए। तो सरकार अभी लगभग कुछ महीने पहले ही हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वापस पार्लियामेंट में कोट किया है कि हमको और ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है। सरकार बड़ी तेजी से इधर काम करने की कोशिश करे। 2023-24 में कोशिश किया था, लेकिन वापस निजता का हनन को लेकर के चीज उतनी ज्यादा बन नहीं पाई है। पर मेरा मानना है कि अगर हम समय रहते इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हम वही गलती कर बैठेंगे जो हमने ट्रैफिक में किया है। हमने हाईवेज बनाए, रोड्स बनाए, पर ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट नहीं किया। आज दुनिया में नंबर 1 पे हम रोड एक्सीडेंट में हैं। आज हम हर दिन हर घंटे 28 लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। तो हमने सड़कें तो बना दी, लेकिन इतनी छूट दे दी जिसको जहां में हमने वही गाड़ी चला रहा है। तो भारत स्वतंत्र होने के साथ स्वच्छंद लोगों का एक बहुत बड़ा समाज है। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग पॉलिसीज बनाकर, और जो लोग भी अपडेट्स डालते हैं अथवा अपडेट डालने के बाद जो उसको शेयर करते हैं, जैसे संगीत सोम जी के साथ हुआ था कुछ वर्षों पूर्व, उन्होंने किसी ने कोई अपडेट डाला था और उसको उन्होंने शेयर किया था, पुलिस उनको उस पर एक्शन मिली थी। तो ऐसे में दोनों या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जिसने कंटेंट क्रिएट किया उसको भी सजा मिले, और जिन्होंने उन कंटेंट को शेयर किया, पूरी चेन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर एक्शन हो, ऐसा सरकार को इंश्योर करना चाहिए। क्योंकि भय बिन होत न प्रीत। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यान्ति देवता देवानि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्योजिनोपि माम, कि जो व्यक्ति जिसको अपना रोल मॉडल मानता है उसके जैसा हो जाता है। तो अगर हम सोशल मीडिया पे आज देखेंगे, अधिकतर यूथ हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, सब लोग उस पर हैं। तो अगर उस पर कंटेंट गलत चढ़ गया तो कहीं ना कहीं आने वाला समाज उसी दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में जाने से हम वर्षों से अपने आप समाज को बचाते रहे। बिल्कुल, ये भी सही बात है। और जैसा आपने कहा, आपकी बातों से एक बात स्पष्ट हो गई कि ये डिजिटल मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी है, और इसे जितना समझने जाएंगे उतना थोड़ा उलझ से भी जाएंगे। और एक और बात भी सही है कि इसमें समाज यानी कि हम सभी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इसके।
स्पेशली जब हम कहते हैं कि हम अपने देश की बात करते हैं कि देश को डेवलप करना है, तो वहाँ पर युवाओं की बात होती है और आज का युवा ही सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। और कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं, उसका असर हमारे परसेप्शन पर, हमारी सोच पर भी होता है। तो ऐसे में जैसा हमारी बातचीत के बीच में सामने आया है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन जो समाज बीच में है वो अब उसे किस तरह से हम अवेयर कर सके, डिजिटल मीडिया की इस दुनिया में किस तरह से इस कंटेंट को रोका जा सके या कम किया जा सके, तो इसके लिए आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, आप अभी डिजिटल महाकुंभ हमने पूरा किया। वैसे तो महाकुंभ है और इससे पवित्रतम चीज नहीं हो सकती, पर किसी ने टर्मिनोलॉजी कॉइन किया है कि डिजिटल महाकुंभ, इसीलिए क्योंकि आप पाएंगे कि यूथ इतने बड़े प्रमाण में इस बार महाकुंभ में संगम स्नान करने गया, तो आखिर हुआ कैसे? ये डिजिटलाइजेशन का ही आउटकम है। आप जब लोगों को संगम में स्नान करने के लिए ड्राइव करेंगे, तो वही यूथ इसी सोशल मीडिया से इंस्पायर होकर, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंस्पायर होकर संगम में स्नान करने जाएगा। आप इसी डिजिटल का उपयोग करके उसको सही दिशा में चैनलाइज करेंगे, तो डिजिटल का उपयोग करके वो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वो क्रैक कर लेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठे, जहाँ पे कोई ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूशन से स्कूल्स अच्छे अवेलेबल नहीं है, उनको गाइड करने वाले अवेलेबल नहीं है, छत पर बैठ के इंटरनेट की मदद माध्यम से, इसी डिजिटल मीडिया के माध्यम से नीट की तैयारी करते हैं। मेरे ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो गांव के बिल्कुल रिमोट एरिया में रहते हैं, 600, 650, 650 स्कोर ले आते हैं नीट की परीक्षा में, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके। सो भारतवर्ष के पास इस समय यूरोप की टोटल आबादी से ज्यादा हमारे पास यूथ है, और हम मानते हैं कि आने वाले वर्षों तक भारतवर्ष दुनिया के शिखर पर रहेगा अगर ये यूथ सही दिशा में गया। तो ये हम जानते हैं कि सही दिशा में गया तो शिखर पर रहेंगे। तो हमको जो पसंद नहीं करते उनको मालूम है कि अगर ये गलत दिशा में गए तो जीवन में कभी शिखर पर नहीं जाएंगे। तो हमको हराने का एक ही तरीका है, हमको बर्बाद करने का एक ही तरीका है, हमारे युवाओं को बर्बाद कर दिया जाए। तो हमारे युवाओं को बर्बाद आप कैसे कर सकते? लड़ाई में तो कर नहीं सकते, 2000 वर्षों तक लड़े, आज तक तो हमें बर्बाद ना कर पाए। तो हर तरह की कोशिश कर ली, अब बर्बाद ना कर पाए, तो उनके पास अब एक तरीका है हमारे यूथ को कैसे डिस्टर्ब करना है, और वो है एडिक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया का हो चाहे दूसरे तरह का हो। ये सोशल मीडिया के एडिक्शन के माध्यम से हमारे यूथ को कोशिश की जा रही है कि उनको कैसे दितोर किया जाए, लेकिन हमने भी सोच रखा है और हम भारतवर्ष के हर एक एजुकेटेड व्यक्ति ने देश के कोने कोने में सोच रखा है कि हम इनके मिशन को सफल नहीं होने देंगे। व्यवसात्मिका बुद्धिरेके कुरनंदना भवशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम, हमारा भी एक ही विजन है, भारतवर्ष को दुनिया के शिखर पर ले जाना है। तो इस देश के युवाओं को इस तरह के जितने भी डाइवर्जेंस वाले जो विषय बनाए गए हैं, जिससे वो अपने आप को मेन दिशा से डाइवर्ट करके उन दिशाओं में चले जाएं जिससे राष्ट्र की प्रगति ना हो, हम डेफिनेटली उनको रोकेंगे और ये काम हमारे यूथ ही करेंगे। इस देश के यूथ ने भारतवर्ष को अनेकों जगहों पे साबित किया है, चाहे वो स्पेस में मून पे लैंडिंग करना हो, दुनिया को लग रहा था कि हम कभी नहीं पहुंचेंगे, हमारे देश के युवाओं ने साबित किया। दुनिया के हर एक आईटी कंपनी में हम पहुंचे हुए हैं और हम ही उनको चला रहे हैं, ये भी हमने साबित किया है। इस देश के यूथ ने दुनिया को हमेशा जवाब दिया है और यहाँ पर भी इस देश का यूथ जवाब देगा, लेकिन इसके लिए खड़ा होना है उन लोगों को जिनका उम्र है इस समय 35 से 55 के बीच में, क्योंकि वही लोग हैं जो इंटरनेट भारत में लेके आए, वही लोग हैं जो मोबाइल भारतवर्ष में लेके आए, वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को स्वतंत्रता का सही अर्थ में आभास कराया है। इस पीढ़ी को खड़ा होना होगा, इस पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे उठानी होगी और इन युवाओं को बताना होगा कि उपयोग कैसे करके ग्रोथ किया जाता है। डिजिटल, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट नुकसान के लिए नहीं है, ये हमारे ग्रोथ के लिए है, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए है। जो भी प्लेटफॉर्म्स बने हैं उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके हम भारतवर्ष को आगे लेकर के जाएं। इंस्टा का उपयोग करके हम बिजनेसेस एक्सपांड करें, हम फेसबुक का उपयोग करके हम अपने कनेक्टिविटी नेटवर्क बिल्ड करें, हम यूट्यूब का उपयोग करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, हम हर एक दुनिया के नैरेटिव्स को तोड़ें और वहां के माध्यम से अपने स्किल्स को बिल्ड करें। इन सारे प्लेटफॉर्म को यूज करके हमारे यूथ अपने आप को बेटर कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मुझे विश्वास है सही अर्थ में ये देश प्रेम होगा, ये राष्ट्र प्रेम होगा और हम भारतवर्ष को नए शिखर पर ले जा सकेंगे।
बिल्कुल। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए जिन भी दर्शकों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आप तक पहुंच रही है, हम भी उम्मीद करेंगे कि आप इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, क्योंकि आखिर में जो उद्देश्य था इस पूरी चर्चा का वो यही है कि आपके पास में सारी फैसिलिटीज आती हैं। अब जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ेगा और भी ज्यादा फैसिलिटीज आ जाएंगी। आज एआई का जमाना है, कल शायद और भी कुछ होगा जो एडवांस्ड होगा, लेकिन उसे सही तरीके से अपनी जिंदगी में लाना, उसका सही उपयोग करना और अपनी जिंदगी के साथ साथ आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी एक के ऊपर ये बोझ नहीं है, सिर्फ युवाओं पर ये बोझ नहीं है। हर एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया से रूबरू है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है और किसी भी चीज का जो हमारे लिए बनाई गई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई और चीज हो, उसे हम अपने साथ साथ औरों के अच्छे के लिए, उसके यूजफुल चीजें के लिए हम आगे बढ़ाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और यही पूरा मुद्दा था आज की इस चर्चा का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये सारे मैसेज पहुंचाने के लिए। तो हम भी चाहेंगे कि आप इस वीडियो को, इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके बारे में हर चीज जानना हम सब के लिए जरूरी है। फिर एक बार लौटेंगे इसी तरह की एक खास चर्चा के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।